फर्स्ट ईयर की प्रथम प्रश्न पत्र भौतिक भूगोल के एक विषय चट्टानों के बारे में हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं मुख्य रूप से। उसमें से पहली जो है आग्नेय चट्टान, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो आग्नेय चट्टान का को भी कई प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। तो हमने उसका एक प्रकार का विभाजन तो पढ़ लिया था, लेकिन एक दूसरे प्रकार का विभाजन या दूसरे आधार पर भी हम आग्नेय चट्टानों को वर्गीकृत कर सकते हैं। वो आधार है रासायनिक संरचना के आधार पर। सभी आग्नेय चट्टानें जो होती हैं उनका रासायनिक संगठन जो होता है वो भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, लेकिन प्रत्येक प्रकार की आग्नेय चट्टान में सिलिका की कुछ न कुछ मात्रा तो होती है। उस सिलिका की मात्रा के आधार पर भी हम आग्नेय चट्टानों को 4 प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। उसमें से पहले नंबर की है एसिड या अम्ल प्रधान चट्टानें। अगर आग्नेय चट्टान में सिलिका की मात्रा 65 से 85% होती है तो उन्हें एसिड या अम्ल प्रधान चट्टानें कहते हैं। इनका जो औसत घनत्व होता है वो 2.75 से 2.8 तक होता है। इनमें क्वार्ट्ज और सफ़ेद या पीले रंग के फेल्सपार खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन लोहे और मैग्नीशियम की मात्रा कम होती है। इसी कारण से इनका रंग पीला होता है। अब अपने को ये ध्यान रखना है कि जो इनका जो पीला रंग होता है वो फेल्सपार के कारण होता है। और चट्टानें बहुत कड़क होती हैं, उनका अपरदन आसानी से नहीं हो पाता है। इसीलिए इन चट्टानों का प्रयोग हम लोग मकान बनाने में करते हैं। इसका एक उदाहरण है ग्रेनाइट चट्टान। ये तो हो गया एक प्रकार का वर्गीकरण। दूसरा है बेसिक आग्नेय शैल। अगर मान लीजिए आग्नेय चट्टान में सिलिका का प्रतिशत 45 से 60% तक रहता है तो उसे बेसिक चट्टान कहते हैं। औसत घनत्व 2.8 से 3 तक होता है। और जो बेसिक चट्टान होती है उसमें फेरो मैग्नीशियम ज़्यादा होता है और फेल्सपार कम होता है। अब क्योंकि इसमें लोहे की अधिकता होती है इसलिए इन चट्टानों का रंग गहरा होता है। बेसिक चट्टान जो होती है वज़न में भारी होती है और इन पर अपरदन का प्रभाव शीघ्र हो जाता है और इनके कण भी बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं। बेसाल्ट, ग्रेबो और डोलाइट इसके उदाहरण हैं। अब जो तीसरे प्रकार की चट्टानें हैं वो है मध्यवर्ती शैल, इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक। अगर मान लीजिए आग्नेय चट्टान में सिलिका की जो मात्रा होती है वो एसिड और बेसिक चट्टान के बीच की होती है, तो चट्टानों की जो मध्यवर्ती चट्टानों को हम लोग मध्यवर्ती आग्नेय शैल कहते हैं। इस चट्टानों को इनका घनत्व 2.75 से 2.8 तक होता है। अर्थात एक तरह से इनका जो घनत्व होता है वो एसिड चट्टानों की तरह ही होता है। और इसका मुख्य उदाहरण जो है वो है डायोराइट और एंडेसाइट। इसके बाद जो चौथी है, लास्ट है, वो है अल्ट्रा बेसिक चट्टानें। तो अगर मान लीजिए आग्नेय चट्टानों में सिलिका की मात्रा 45% से कम है तो फिर वो वाली चट्टान जो होती है वो अल्ट्रा बेसिक चट्टानें होती हैं और घनत्व 2.8 से 3.4 तक होता है। इस चट्टान को हम अल्ट्रा बेसिक चट्टान कहते हैं। इसका उदाहरण है पेरिडोराइट। अब ये तो हमने कुछ तरीक़ों से आग्नेय चट्टान के विभिन्न प्रकार पढ़े हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा कुछ जो महत्वपूर्ण आग्नेय शैल हैं उनके उदाहरण बता देती हूँ, जिनमें हम लेते हैं ग्रेनाइट और बेसाल्ट को। आग्नेय चट्टानों में इनका सबसे ज़्यादा महत्व होता है क्योंकि ये आग्नेय चट्टानों में इनका क्षेत्र बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप से पाया जाता है। और ये ज़रूर है कि इनके खनिज गुण, रासायनिक गुण, कणों की बनावट, आकार, उत्पत्ति, विस्तार, ये सब अलग अलग होते हैं। अब हालांकि हमारी कोर्स में इतना ज़्यादा नहीं है,
फिर मैं थोड़ी सी मुख्य बातें आपको ग्रेनाइट और बेसाल्ट के बारे में बता देती हूँ। जो ग्रेनाइट शैल जो होती है वो आग्नेय शैल का प्रमुख उदाहरण है। इसका निर्माण धरातल के नीचे बहुत ज़्यादा गहराई पर होता है, इसीलिए इस चट्टान को प्लूटोनिक शैल भी कहते हैं। प्लूटोनिक शब्द जो है प्लूटो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पाताल देवता। पाताल देवता चूँकि ये बहुत अधिक गहराई में पाई जाती है। और ग्रेनाइट को आपको ये जानना चाहिए कि ग्रेनाइट जो है वो मुख्य रूप से क्वार्ट्ज और आर्थोक्लास खनिज से बना होता है, लेकिन इसमें फेल्सपार खनिज सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और चूँकि जो ग्रेनाइट चट्टान है वो धरातल के बहुत अंदर होती है, तो ये धीरे 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 ठंडी होती रहती है, इसलिए इनका आकार जो है, कणों की जो बनावट भी ठीक मतलब जो होती है काफ़ी बड़ी बड़ी होती है, इसलिए इनको मोटे और बड़े कहने वाली आग्नेय शैल भी कहते हैं। इसके अलावा एक बेसाल्ट चट्टानें होती हैं। जो बेसाल्ट चट्टान होती हैं वो बारीक कणों वाली बाह्य आग्नेय शैल है। इनका जवाब धरातल के ऊपरी भाग में ज्वालामुखी उद्गार के समय होता है। और इनमें से जैसे अब मान लीजिए लावा का जमाव ठोस रूप से शीघ्रता से हो जाता है तो उनमें कण मिलते ही नहीं है। तो कुछ ऐसी बेसाल्ट चट्टानें भी होती हैं कि उनमें कण नहीं होते, ऐसी चट्टानों को ग्लासी बेसाल्ट कहते हैं। इसके अलावा इनके जमाव में अगर कुछ समय मिल जाता है तो बारीक कण बन जाते हैं, उन्हें अफेनेटिक बेसाल्ट कहते हैं। और ये जो बेसाल्ट की रासायनिक संरचना में सिलिका की मात्रा 45 से 65% तक होती है। तो ये कुछ थोड़ी सी मुख्य बातें इनके बारे में। अब मैं आपको आग्नेय शैल से संबंधित कुछ आकृतियों के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। इसके बाद हम दूसरी चट्टानें अवसादी चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आप प्रथम वर्ष में हैं और प्रथम वर्ष में इतना कुछ पढ़ना ही काफ़ी रहता है। तो जो आग्नेय शैल से कुछ स्थलाकृतियाँ निर्मित होती हैं। तो उनमें से एक होती है, मान लीजिए जैसे अपरदन हुआ, और क्योंकि मैं पहले भी कह चुकी हूँ आपको कि खनिज और कणों के रूप में आग्नेय शैल में बहुत ज़्यादा विषमता पाई जाती है। इसका मतलब ये है कि आग्नेय चट्टानों में अलग अलग खनिज भी कई प्रकार के होते हैं और कण भी कई प्रकार के होते हैं। तो मान लीजिए जैसे ग्रेनाइट आग्नेय शैल जो होती है उसका लगातार अपरदन होता रहता है और अपक्षय का प्रभाव उसमें लंबे समय तक चलता रहता है। अगल बगल की परत जो है उधड़ कर हट जाती है और बीच का भाग उबड़ा हुआ सा नज़र आता रहता है। इस प्रकार की चट्टान को आकृति जो होती है उसको हम एक्सफोलिएशन गुंबद कहते हैं। एक्सफोलिएशन गुंबद कहते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि जैसे हमने बात करते हैं जब जैसे मान लीजिए जो बाह्य आग्नेय शैल है वो वो क्योंकि पृथ्वी के ऊपरी परतें बनती है, इसीलिए उसमें उसके बाह्य अग्नि शैल जो है जो पृथ्वी के ऊपर के जो स्थल रूप है उनके निर्माण में भी बहुत अपना उसका हाथ होता है, बहुत स्थान निभाती है अपना। तो जैसे मान लीजिए मोटी सी परत लावा की धरातल पे जम जाती है, तो अपरदन जब होता रहता है तो लगातार इनमें नदियों के पानी के कारण कटाव होता रहता है, इससे घाटियाँ बन जाती है। जहाँ जहाँ लावा की परत कठोर होती है वहाँ वो अपरदन से अछूता रह जाता है। तो घाटियों के बीच का भाग जो अपरदन से अछूता रह जाता है उसके ऊपर जो बेसाल्ट या लावा
या शेल टोपी होती है, उस आकृति को हम मेसा कहते हैं। मेसा एक स्पेनिश शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है टेबल या मेज़। ये मेज़ के आकार का होता है, मेज़ के आकार का होता है। और कोलोराडो के प्रांत में ग्रांड मेसा अभी तक भी पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर एक रॉटन मेसा भी है। रांची, हमारे भारत में रांची पठार की पश्चिमी पाट प्रदेश में इस प्रकार की मेसा पाई जाती है। और अपर्दन के कारण मेसा का बहुत सारा भाग कट जाता है, उसका आकार छोटा हो जाता है। बहुत ज़्यादा छोटे आकार की जो मेसा होती है उसको हम बूटी कहते हैं। जैसे जो संयुक्त राज्य अमेरिका में एक शिप रॉक है, वो इस तरह की बूटी वो है, इसी तरह की बूटी है। अब हम बात करते हैं अवसादी शैलों की, या जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनकी बातें करेंगे हम। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ये आपको जो आग्नेय चट्टानें हैं वो समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं अवसादी चट्टानों की। जो अवसादी चट्टान होती है उनका निर्माण अवसादों या सेडिमेंट्स के समूहन के फल से होता है। और ये शब्द जो है सेडिमेंट्री शब्द लैटिन भाषा के सेडिमेंटम शब्द से लिया गया है, SEDIMENTUM शब्द से लिया गया है, जिसका तात्पर्य होता है नीचे बैठना, सेटिंग डाउन। वास्तव में होता क्या है कि जो चट्टान का जो चूरा है वो जो अपर्दन से, अपक्षय से और अनाच्छादन आदि क्रियाओं से चट्टान का जून एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर या उसी स्थान पर एकत्र होकर के नीचे जमा होता जाता है। तो उसके जमा होते रहने से अवसादी चट्टानों का निर्माण हो जाता है। अवसादी चट्टानों को इसीलिए परतदार शैल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अवसादों की विभिन्न परतें पाई जाती हैं। और लगातार जैसे जब जमाव होता रहता है तो बढ़ते भार के कारण विभिन्न परतें संगठित होने लगती है और अंत में परतदार चट्टान की रचना पूरी जाती है। मतलब ये है कि मैं आपको शुरू में बता चुकी हूँ कि पक्षय, अपर्दन आदि के द्वारा इन चट्टानों के लिए जो पदार्थ है वो प्राचीन चट्टानों की टूट-फूट से, विघटन से, वियोजन से प्राप्त होते हैं। अब ये हम थोड़ा सा अवसादी चट्टानों के बारे में पढ़ लेते हैं, इनके वर्गीकरण के बारे में। इन्होंने ये बताया कि सबसे पहले हम अवसादी शैलों के वर्गीकरण में निर्माण में भाग लेने वाले अवसादों के अनुसार वर्गीकरण को ध्यान में रखते हैं। इसमें पहला है यांत्रिक क्रियाओं द्वारा बनने वाली या चट्टान चूर्ण से बनने वाली चट्टानें, जैविक तत्वों से बनने वाली चट्टानें और रासायनिक तत्वों से बनने वाली चट्टानें। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो है अवसादी चट्टानों के निर्माण में भाग लेने वाले कारकों के कारण पर जो चट्टानें बनती हुई हैं। जैसे जलज शैल है, वो सागर में जो तलछट होती है उससे बनती है, झील में तलछट होती है उससे बनती है, नदियों में बनती है। और वायु द्वारा बनी हुई चट्टानें, हिमालय द्वारा बनी हुई चट्टानें साथ में। तो ये तो दो कुछ मुख्य वर्गीकरण हैं इनके। अब हम सबसे पहले इन्हीं को क्लियर करके एक एक पढ़ लेते हैं। कि जैसे सबसे पहले मैंने बात की थी निर्माण या रचना में भाग लेने वाली अवसादों या फिर रचना सामग्री के आधार पर वर्गीकरण, ये एक ही बात है। निर्माण में जो अवसाद भाग ले रहे हैं या रचना सामग्री के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं, अर्थात जो चट्टान कोई भी चट्टान किस रचना सामग्री से बनी है उसके आधार पर हम चट्टान का प्रकार पढ़ते हैं। ये जो अवसादी चट्टानें होती हैं इनका निर्माण जो होता है वो कई प्रकार के पदार्थों से या अवसादों से होता है। जैसे इनमें से 3 प्रकार हैं। तो सबसे पहले तो है चट्टान के चूर्ण से निर्मित चट्टानें,
रासायनिक पदार्थों से निर्मित चट्टानें नॉन क्लास्टिक जिनको बोलते हैं, और कार्बनिक तत्वों से निर्मित चट्टानें। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले मैं आपको चट्टान चूर्ण से बनी हुई चट्टान अवसादी चट्टानों को ले लेते हैं। थोड़ा सा आप इसके नाम पर ध्यान दीजिए। इसका नाम है शैल चूर्ण या चट्टान चूर्ण से निर्मित अवसादी चट्टानें। मैं बहुत 2-3 बार बता चुकी हूँ आपको कि जब अपक्षय की क्रिया होती है तो अपक्षय की जो यांत्रिक क्रियाएं होती हैं उनसे चट्टानों में विघटन होता रहता है। चट्टानें कमज़ोर होकर के छोटे और बड़े टुकड़ों में टूटती है। इसे अपक्षय अवसादी चट्टानों के निर्माण के लिए रचना सामग्री प्रस्तुत करता है। इसका मतलब है कि कहने का मतलब ये है कि अपक्षय से हमें अवसादी चट्टानों के निर्माण के लिए सामान प्राप्त होता है। अपर्दन की बहुत सारी कारक हैं, जैसे जल, हवा, हिमनद, सागरीय लहरें। इन पदार्थों को वो ये कारक जो होते हैं वो इन चट्टानों के जो चूरन होते हैं उसको अपनी शक्ति से एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाके बिछाते रहते हैं, और परिवहन के दौरान इन पदार्थों में पुनः रगड़ के कारण आकार में अंतर आता रहता है। जब इन पदार्थों का जमाव सागर में, झील में, नदी में होता है तो ऐसे विभिन्न परतें संगठित हो जाती है और इस प्रकार से शैल बन जाती है। इस श्रेणी की चट्टानों में मुख्य हैं बालू का पत्थर, कांग्लोमरेट, सिल्ट, चीका मिट्टी और लॉयस। मेरे ख्याल से ये वाली चट्टान आपके लिए बहुत सरल होगी। चट्टान अपने स्थान पर टूटती फूटती रहती है विभिन्न कारकों से, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर विभिन्न कारकों के द्वारा जमा हो जाती है तो उससे चट्टान बन जाती है। मैंने आपको कुछ उदाहरण भी बता दिए हैं। तो सबसे पहला है, इनमें जो मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए हैं उनके बारे में 1-2 लाइनें आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले है जैसे बालू का पत्थर है। बालू का पत्थर का निर्माण को मुख्य रूप से बालू के कणों से होता है। बालू या रेत का निर्माण शक्कर या चीनी के महीन कणों की तरह बारीक कणों के मिलने से होता है, और ये होता है क्वार्ट्ज खनिज से। परिवहन के आधार पर जैसे मान लीजिए इन बालू की कणों का हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब ये परिवहित होते हैं तो जो साधनों की शक्ति होती है उसके आधार पर इनको 5 भागों में विभाजित कर देते हैं हम लोग। बहुत बड़े कणों वाला, बड़े कणों वाला, मध्यम कणों वाला, बारीक कणों वाला, बहुत बारीक कणों वाला। तो इस प्रकार से जब हम बात करते हैं तो इन चट्टानों की, तो मैं आपको अब दूसरे प्रकार की चट्टान के बारे में बता देती हूँ, कांग्लोमरेट। तो जो कांग्लोमरेट्स हैं वो रेत के साथ, जैसे हमने बात की कि जो पहली जो चट्टान बालू का पत्थर की बात की थी उसमें तो रेत काम करता है। रेत से बनी हुई चट्टानी कणों के उनको चट्टान को हम लोग बालू का पत्थर कहते हैं। और कांग्लोमरेट में रेत के साथ कंकड़ भी मिले होते हैं। जो चिकने हुए गोल आकार वाले पत्थर के टुकड़े होते हैं उनको कंकड़ या पेबल कहते हैं। इनका व्यास 4 मिलीमीटर तक होता है और बड़े बड़े पत्थर इनके सम्मिश्रण से चीका मिट्टी द्वारा संयुक्त होने पर ग्रेवल का निर्माण होता है। इसके बाद हम लोग लेते हैं चीका मिट्टी और शेल को। जब चट्टान का जो चूरा होता है उसके जो बारीक कण हैं वो किसी स्थान पर जमा हो जाते हैं तो चीका चट्टान का निर्माण होता है। और ज़्यादातर इस चट्टान का निर्माण जो है सागर या झील या बाढ़ के समय नदियों के किनारे पर होता है। नदियों के किनारे पर होता है, और साथ में जो सिल्ट और क्ले होती है उसके संगठित होने पर शेल चट्टान का निर्माण होता है। अब इस शेल और शेल में अलग अंतर पाया जाता है। हम जब डबल आई की मात्रा लगाते हैं तो वो होती है चट्टान, और शेल जो होती है उसमें एक मात्रा होती है, एक अलग तरह की चट्टान होती है। एक तरह से देखा जाए
तो